नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्ट विज़न एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर और आज हम शुरू कर रहे हैं आपके सामने एक डेमो क्लास जो पश्चिम की कला या वेस्टर्न आर्ट है, जिसमें हम समझाएंगे आपको सिलेबस के साथ साथ कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी और नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस क्लास में हम आपको प्रागैतिहासिक कालीन कला को भी समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं और अगर पहली बार क्लास में आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ते हैं। आज हम लोग वेस्टर्न कला देखते हैं कि वेस्टर्न कला में ओवरऑल सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। जिससे वेस्टर्न आप पढ़ लेंगे इतना, तो कोई भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हट छूटेगा नहीं इससे। जिसे हम लोग कहते हैं पश्चिम की कला या वेस्टर्न आर्ट सिलेबस। प्रागैतिहासिक कला, सबसे पहले हम लोग को वेस्टर्न आर्ट के सिलेबस में प्रागैतिहासिक काल की कला पढ़नी होती है, जो हम लोग इंडियन आर्ट में भी पढ़ते हैं। इंडियन आर्ट के बाद हम लोग इंडियन आर्ट के बाद हम लोग सभ्यताओं पे आते हैं। पूरे अगर विश्व की सभ्यताएं की बात करें, पूरे वर्ल्ड की विश्व की सभ्यता, तो कितनी विश्व की 4 सभ्यताएं होती हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, एजियन की सभ्यता और सिंधु सभ्यता। जब भारत की सभ्यता की बात आती है, भारत तो पाकिस्तान की, तो बस एक सभ्यता सिंधु सभ्यता। लेकिन हम यहाँ वेस्टर्न आर्ट पश्चिम की कला पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग यूरोप की कला नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूरोप की कला इसलिए नहीं बोलेंगे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कितने 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में यूरोप एक महाद्वीप होता है। जैसे एशिया एक महाद्वीप है, उसी तरह यूरोप एक महाद्वीप है। अगर हम एशिया की बात करेंगे तो एशिया में भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये सारी कलाएं आ जाएगी। फिर यूरोप की बात करेंगे तो हम लोग यूरोप महाद्वीप की बात आ जाएगी। इसीलिए हम लोग पश्चिम वेस्टर्न आर्ट बोलते हैं कि पश्चिम, पूरे पश्चिम। हम लोग पूर्वी भाग में आते हैं और ये पश्चिमी भाग में, तो पूरे पश्चिम की कला में आ जाता है। चाहे इटली हो, फ्रांस हो, जापान हो, जो भी हो सब। जापान तो इसमें आएगा, पूर्वी कलाओं में आएगा। फिर सभ्यताओं में हम कितनी 3 सभ्यताएं पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात नदियों के बीच में पाई जाती है। मिस्र की सभ्यता, एजियन की सभ्यता जो यूनान यूनान में है। अब एजियन में कौन कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे हम? क्रीट और माइसीनिया। एजियन की सभ्यता यूनान में है। यूनान के 2 नगर, पहले नंबर पे क्रीट, दूसरे नंबर पे माइसीनिया। क्रीट और माइसीनिया की सभ्यता को पढ़ेंगे हम एजियन की सभ्यता में। फिर आता है शास्त्रीय कला। कल हम पूछ रहे थे, परसों के कल की क्लास में, शास्त्रीय कला किसे कहते हैं, किसी ने बताया था। शास्त्रीय कला जिसे हम क्लासिकल कहते हैं, तो ये यूनान की शास्त्रीय कला है, जिसे हम पढ़ेंगे यूनान में। और यूनान में शास्त्रीय कला को कितने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले, सबसे पहले ग्रीक कला जिसे यूनानी कला कहते हैं, देन इंस्ट्रक्शन कला, तब हेलेनिस्टिक कला, फिर रोमन कला। अब ग्रीक कला यानी यूनानी कला के भी कितने 4 पार्ट हैं। होमर युग से लेके पर्शियन युग तक, आरंभिक शास्त्रीय कला, महान शास्त्रीय काल और हेलेनिस्टिक काल। फिर शास्त्रीय कला के बाद हमारा आ जाता है मध्य कला, मध्य युग आ जाता है। जैसे हम भारत में आते हैं, मध्य युग में पढ़ते हैं अपभ्रंश, ये सारी पढ़ते हैं, पाल पढ़ते हैं। उसी तरह हम वेस्टर्न में भी क्या पढ़ते हैं? मध्य युग पढ़ते हैं। मध्य युग में हम किसे पढ़ते हैं? आरंभिक ईसाई कला। जब ईसाई कला का उद्भव हो रहा था, उस समय आरंभिक ईसाई कला को पढ़ते हैं। आरंभिक ईसाई कला कहाँ चली? इटली में। बाइजेंटाइन कला, मसीही कला, इटली में। रोमनस कला, फ्रांस में। और गोथिक कला, जिसे इच कला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी कला इच कला है? ऑप्शन में दे देगा गोथिक, रोमनस, बाइजेंटाइन या हेलेनिस्टिक। तो ये बताना होगा कि गोथिक कला को आप इच कला के नाम से जानते हैं फ्रांस में। और एक चीज और, जिन लोगों का एलटी का पेपर है, ये जितना भी मैं सिलेबस पढ़ा रही हूँ, इन सारे सिलेबस को अच्छे से देखिए। और इन सब का फर्स्ट नंबर पे, इन सब का टाइम टाइम पीरियड याद कर लीजिए। उसके अलावा इनका देश याद कर लीजिए कि कौन से नगर, कौन से देश में ये सारी कलाएं चल रही हैं। 2-3 क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। एलटी की मैं बात बता रही हूँ। गोथिक कला कहाँ पे चली? फ्रांस में। इसका समय पीरियड देख लीजिए। रोमनस कला फ्रांस में चली, इसका समय पीरियड। बाइजेंटाइन कला, जिसे मसीही कला कहते हैं, इटली। फिर उसके बाद हम आते हैं पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल, जिसे रिनेसा पीरियड कहते हैं। इसका भी टाइम पीरियड देख लीजिए। और ये किस देश में है? तो इटली में है। टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा? 1400 से लेके 1600। इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हो गए? जिसे हम कहेंगे अर्ली रिनेसा कहते हैं, अर्ली कहेंगे। फिर हाई रिनेसा कहेंगे। देन हम क्या कहेंगे? पोस्ट रिनेसा कहेंगे।
पोस्ट, अर्ली, हाई और पोस्ट पुनर्जागरण काल के 3 पीरियड है, जिसमें सबसे अर्ली मतलब स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई जो इटली के 2 नगरों में ये चली थी। कहाँ पे? फ्लोरेंस में और वेनिस में। फ्लोरेंस के कलाकार घिबर्ती, दोनातेल्लो, वेरोशियो, मसाचियो, फ्रांजिल्को, पाओलोचेलो, ये जितने भी कलाकार का मैं नाम ले लूं, ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से कलाकार पुनरुत्थान कालीन है। 3 कलाकार दे दे, एक कलाकार कहीं और का दे दे तो समझ में नहीं आता है। फिर है वेनिस के कलाकार, दो नगरों में था इटली के, फ्लोरेंस और वेनिस। फिर हाई रिनेसा आता है, हाई रिनेसा को भी 2 नगर पढ़ना है, फ्लोरेंस और वेनिस। फिर पोस्ट रिनेसा आता है, पोस्ट को भी 2 में पढ़ना है, एक फ्लोरेंस की नगर और एक वेनिस की नगर की। फिर आता है रीतिवाद, रीतिवाद को ये पोस्ट रिनेसा में ही रख दिया जाता है, जिसे मैनरिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी शैली मैनरिज्म के नाम से जानी जाती है, तो रीतिवाद को। देन आता है बरोक कला। बरोक कला का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इटली से ये जन्मी थी, फ्लांडर्स, स्पेन और फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड होते हुए ये पूरे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में क्या हुई थी? विख्यात हो गई थी। तो इसका समय पीरियड क्या था? 1600 से लेके 1750 तक। बरोक कला शैली। इटली के कलाकार इसके थे पित्रो बर्निनी, कैरावेजियो, लॉरेंजो बर्निनी। फ्लांडर्स के कलाकार इसके थे रूबेंस, एंथी वैन डाइक और आंद्री ब्रोवर, जिसमें से रूबेंस बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है। क्वेश्चन एक जरूर बनता है, 1577 में इनका जन्म हुआ था। फिर हम स्पेन की बरोक कालीन स्पेन के कलाकार में आते हैं, जिसमें वेलास्के हैं, जरबरा है, म्यूरेलो है, फ्रांसाल्स और रिम्ब्रा है। यहाँ से रिम्ब्रा सबसे इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, जिनका जन्म 1607 ईस्वी में हुआ था और ये ड्राई पॉइंट और एचिंग में कार्य करते थे। फिर आते हैं हम रोकोको कला शैली पे। रोकोको कला शैली का जन्म कहाँ हुआ था और ये कहाँ पे पनपी थी? तो इसका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये विख्यात हुई थी फ्रांस में। और ये फिर उसके बाद इसके कलाकार कौन कौन? 18वीं शताब्दी की ये कला है। इसके कलाकार है पिरानेसी, पियोपालो, वाते, बुशे, फ्रेगोनार्ड और सिमोन। नेक्स्ट आते हैं फिर हम नवशास्त्रीयतावाद, जिसका अन्य नाम है नववर्गवाद या नियो क्लासिज्म। अब ये पूछ ले नववर्गवाद क्या है या नववर्गवाद किस शैली का, किस कला आंदोलन का दूसरा नाम है, तो नवशास्त्रीयतावाद का या नियो क्लासिज्म का। देन हम आते हैं स्वच्छंदतावाद, जिसके रोमांसवाद और रोमांटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं। स्वच्छंदतावाद 2 जगह पर चला था, कहाँ पे? एक फ्रांस में और एक इंग्लैंड में। फ्रांस के स्वच्छंदतावाद की 2 शाखा थी। जो फ्रांस के कलाकार थे वो सामाजिकता पे कार्य करते थे, जैसे जेरिकॉल्ट और दिलाक्रा हो गए हैं। फिर हम बात करते हैं स्वच्छंदतावादी प्राकृतिक दृष्टि से कलाकार कार्य करने वाले कलाकार को, जो ब्रिटिश दृश्य चित्रण के नाम से जाने जाते हैं। टर्नर, कांस्टेबल और विलियम ब्लैक आते हैं। जेरिकॉल्ट और दिलाक्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्नर, कांस्टेबल और विलियम ब्लैक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं यथार्थवाद पे। यथार्थवाद का टाइम पीरियड क्या है? यथार्थवाद का टाइम पीरियड 1850 से 1900 हो जाएगा और किस देश में चली थी? तो ये फ्रांस में चली थी। इसके भी 2 पार्ट है। कौन कौन से? एक हो गया सामाजिक, जिसे सामाजिक यथार्थवाद, दूसरा बारबीजा। बारबीजा किस में हो जाएगा? बारबीजा प्राकृति में हो जाएगा। जो बारबीजा, ये कुछ कलाकार जो बारबीजा प्राकृतिक से बहुत ही प्राकृतिक प्रेमी थे और ये बारबीजा नामक एक गांव में जाके चित्रकारी करते थे। तो ये बारबीजा दल से हो, ये यथार्थवाद की एक शाखा है। दूसरे क्या कहलाए? सामाजिक यथार्थवाद कहलाए। सामाजिक यथार्थ में कौन हो गए? कुर्बे और दोमी हो गए। सभी ने नाम सुना होगा कुर्बे और दोमिये का। फिर बारबीजा में कौन कौन से कलाकार हो गए? रूसो हो गए, थियोडोर रूसो, कामिकोरो, त्रायन, दयाज दोबिन्नी और मिले। ये बारबीजा कलाकार है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर हम आते हैं पीआरबी। पीआरबी का फुल फॉर्म प्राक रैफेलाइट ब्रदरहुड या प्राक रैफेलवाद। हिंदी में इसे प्राक रैफेलवाद कहेंगे, इंग्लिश में इसको प्राक रैफेल ब्रदरहुड कहेंगे। इसका समय पीरियड है 1848 ईस्वी में और ये कहाँ चला था? ये इंग्लैंड में चला था। फिर हम आते हैं प्रभाववाद पे। लोगों को लगता है कि यहीं से मेन आधुनिक कला शुरू हुई है, नहीं, लेकिन आधुनिक कला की शुरुआत नवशास्त्रीयतावाद से मानी जाती है और पीआरबी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जो पैटर्न चेंज कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जो कला आंदोलन या कला शैलियां बहुत ज्यादा विख्यात नहीं है। फिर है हम आते हैं प्रभाववाद पे, जिसे इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। ये कहाँ चला था? ये भी फ्रांस में चला था। अब यहाँ से ज्यादा कला आंदोलन फ्रांस में है। इसका समय पीरियड 1870 से 90। फिर कुछ कलाकार, ये प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद का समय पीरियड सेम हो जाएगा, कुछ समय का बस
इधर उधर होगा, और सारे आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते भी थे, मिलते भी थे। लेकिन जो प्रभाववादी कलाकार थे, उनसे कुछ कलाकार, इन्हीं के ग्रुप में कुछ कलाकार ऐसे थे जो प्रभाववादियों की विशेषताओं से संतुष्ट नहीं थे। जब इनसे संतुष्ट नहीं थे, तो उनको लगा कि जब हमको ये पसंद ही नहीं है, तो क्यों हम इसमें काम करें। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसी प्रभाववाद के नाम से नव लगा के, मतलब कुछ अलग शैलियों में कुछ अलग इंप्रूवमेंट के साथ कार्य किया, जिसे क्या नाम दिया गया, नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद, जिसे हम क्या कहते हैं, इंप्रेशनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे प्रभाववाद का टाइम पीरियड क्या है, प्रभाववाद का समय पीरियड 1870 से 90 है, जिसे हम इंप्रेशनिज्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ के कलाकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड माने, क्लॉद मोने, कामी पिसारो, अल्फ्रेड सिसली, एडगर देगा, अगस्त रेनवार, बर्थ मरीसा, तुलुज लोत्रेक, विस्लर, वाल्टर स्कॉट, मेरी कसाट, ये सारे प्रभाववादी कलाकार है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार प्रभाववादी नहीं है, और ऑप्शन में दे दे माने, मोने, पिसारो, और एक दे दे सिर्फ पॉल गॉगिन। तो हमें पता होना चाहिए कि पॉल गॉगिन उत्तर प्रभाववादी कलाकार है, प्रभाववादी नहीं है। ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, तो इनके कलाकारों को, इनके कलाकारों को और इनके कलाकारों को बहुत डिटेल में अच्छे से नाम याद कर लीजिए। फिर हम आते हैं नव प्रभाववाद पे। नव प्रभाववाद भी कहाँ चला था, फ्रांस में ही चला था। अब इसका समय पीरियड क्या है, 1884 से लेके 1884 से लेके 1906। अब इसके कलाकार कौन कौन है, जॉर्ज सोरा है, पाल सिग्नाक है, हेनरी एडम क्रॉस है, और रसेल वर्ग है ये। लेकिन जॉर्ज सोरा और पॉल सिग्नाक यहाँ के मेन इंपॉर्टेंट कलाकार है, क्वेश्चन यही से बनता है। फिर हम आते हैं उत्तर प्रभाववाद पे। उत्तर प्रभाववादी कौन से कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं यहाँ पे पाल सेजान, वान गॉग, पॉल गॉगिन, तुलुज लेत्रेक और हेनरी रूसो। उत्तर प्रभाववाद का समय क्या है, उत्तर प्रभाववाद का समय 1880 से लेकर 1904 तक। ये भी कहाँ चला था, फ्रांस में चला था। फिर हम आते हैं अब इन तीनों से कुछ, फिर उस समय कुछ कलाकार ऐसे आए जो जिनको प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, तीनों प्रवाद नहीं समझ में आया, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक नए कला आंदोलन की स्थापना की। और वो नया कला आंदोलन किस नाम से विख्यात हुआ, तो प्रतीकवाद से, जिसे हम सिंबोलिज्म के नाम से जानते हैं। जिसे हम प्रतीकवाद कहते हैं। प्रतीकवाद क्या है, सिंबोलिज्म, इंग्लिश नेम इसका पूछता है, हिंदी में पूछ लेगा सिंबोलिज्म ऐसे। तो ये याद रखना है, प्रतीकवाद को सिंबोलिज्म कहते हैं। और इसका समय पीरियड अगर देखेंगे तो 1880 से लेके 1910 है। ये भी किस देश का है, तो ये भी फ्रांस का है। बस ये जो हम बता रहे हैं ऊपर ऊपर का, यही पूरा याद कर लीजिए। एलटी में 4 से 5 6 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आना तय है। प्रतीकवाद का समय पीरियड और देश कौन सा, फ्रांस। अब इस प्रतीकवाद के कलाकार कौन कौन से हैं, तो गुस्ताव मोरिये है। प्रतीकवाद का समय पीरियड 1880 से 1910 है, ये भी फ्रांस में चला है। इसके कलाकार गुस्ताव मोरिये, ओडोलिन रिडान है, ओदिलो रेंदो है और गुस्ताव क्लिम्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम नूबो कला पे, सॉरी नेक्स्ट आते हैं हम नाभी कला पे। नाभी कलाकार क्या है, नाभी कला समूह, जिसे नाविज्म कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश नेम बहुत याद रखना है। सिर्फ हो सकता है कि नाभी कलाकार को या प्रतीकवाद को ये देखे, सिर्फ यही नाम हिंदी में लेके इसी से रिलेटेड आर्टिस्ट या सन या देश का नाम पूछ ले। नाविज्म जिसका समय कौन कितना है, 1890 ईस्वी है। किस देश में चला था, तो ये पेरिस में चला था। यहीं से देखिए चेंज हो गया, ये पेरिस में चला था। और इसके कलाकार कौन कौन से हैं, पॉल सेरुसियर है, एडवर्ड वियर है और मोरिस डेनी है और पियर बोनार है। फिर हम आते हैं नूवो आर्ट पे। नूवो आर्ट के कलाकार, नूवो आर्ट कहाँ से चला था, 1880 से लेके 1914 तक चला था। और इसके कलाकार, ये कहाँ, दो देश में, बेल्जियम और लंदन में चला था। और इसके कलाकार कौन कौन है, विलियम मोरिस है। यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, नहीं मैं कलाकारों का भी नाम लिख देती। विलियम मोरिस है, अल्फेंस मुंछा है, तुलुज लोत्रेक है, जूल्स चैरेट है, हेनरी वान द वेल्डे है, विक्टर होर्ता है, जे हाफमैन है और वी आर इसले हैं। फिर हम आते हैं फाववाद, जिसे हम फाववाद के अलावा अन्य नाम से जंगलवाद से जानते हैं, और फाविज्म। ये तीनों नाम याद रखिए। हो सकता है सिर्फ जंगलवाद से क्वेश्चन पूछ ले, या फाविज्म लिख के पूछ ले, या फाववाद से। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये 20वीं शताब्दी जब शुरू होती है, तो ये क्या है, प्रथम कला आंदोलन है। लोग क्या करते हैं, आज के जो स्टूडेंट है वो बहुत ही डिटेलिंग खोजने की कोशिश में रहते हैं कि हमको कितनी डिटेलिंग मिल जाए, हम उतने में पढ़ लें। लेकिन एक बात यह कि आपके पास थाली में जितना पहले भोजन है, आप पहले उतना खा लीजिए। हो सकता है उसके बाद आपको जरूरत ही ना पड़े और नेसेसरी भोजन लेने की। तो ये है कि जो आपके पास खाली नेम और समय पीरियड और जो कंट्री और आर्टिस्ट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन तय है। फिर हम आते हैं अभिव्यंजना।
फाववाद जिसे जंगलवाद कहते हैं, जो अन्य नाम से जानता है फाविज्म। और ये 20वीं शती का क्या है, प्रथम कलाकार समूह है। अब इसके कलाकार कौन कौन से हैं? हेनरी मातिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोरिस ब्लामंक, आंद्रे देरे, मार्कवे, जॉर्ज रुआ, वॉन डोनजेन और राउल डफी, ये इतने कलाकार हैं। अब इसका समय पीरियड की हम बात करें तो 1900 से लेके 1910 फाववाद का समय पीरियड है, और ये भी किस देश में? फ्रांस का कला आंदोलन है। फिर हम आते हैं अभिव्यंजनावाद पे, जिसे एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं। ये यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो या यूके लेक्चरर हो, ये सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिव्यंजनावाद क्या है? अभिव्यंजनावाद जिसका समय पीरियड देखेंगे तो 1905 से लेके कब? 1905 से लेके कब तक चला है? 25 तक चला है, 1905 से लेके 25 तक। अब ये कहाँ पे चला है? अभिव्यंजनावाद की बात करें, ये जर्मनी में चला है। और इस कला आंदोलन के कितने? 3 समूह किए गए थे। जब इस कला आंदोलन को चलाया गया था तो इसके कलाकार भी आपस में बट गए थे, कुछ विशेषताओं से सहमत थे तो कुछ नहीं थे। तो ये कला अभिव्यंजनावाद के नाम से चला था, लेकिन इसके भी जो कलाकार थे कितने? 3 पार्ट में डिवाइड हुए, कुछ कुछ विशेषताओं के साथ अलग हो गए। एक का नाम रखा गया द ब्रिज, जिसे हम इंग्लिश में द ब्यूको या सेतु पुल कहते हैं। उसके कलाकारों को हम देखेंगे तो लुडविग किचनर, एरिक हैकेल, कार्ल स्मिथ रोटलुफ और एमिल नोल्डे, मार्क्स पेटेनशाइन और एडवर्ड मूंग, ये द ब्रिज के कलाकार आते हैं। अगर ये इनको सिर्फ ऐसे पूछता है कि लुडविग किचनर किस कला आंदोलन के, तो अभिव्यंजनावाद। अगर बहुत डिटेलिंग में जाने की कोशिश करेंगे तो पूछ लेंगे कि किस कला आंदोलन के ये कलाकार हैं, द ब्रिज के हैं, ब्लू राइडर के हैं या घनवाद के हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ये द ब्रिज के कलाकार हैं। फिर आता है द ब्रिज, जिसे द ब्रूके कहते हैं या सेतु पुल कहते हैं। फिर हम कहते हैं पूर्व अभिव्यंजनावाद कहते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट की हम बात कर रहे हैं उसको क्या कहें? पूर्व अभिव्यंजनावाद कलाकार। इसमें कौन थे? फर्डिनांड होल्डर थे, जेम्स एंसोर थे और एडवर्ड मूंग थे। फिर हम इसके तीसरे पड़ाव पे आते हैं, जो तीसरा पार्ट है इसका वो है ब्लू राइडर। ब्लू राइडर में पॉल क्ली थे। पॉल क्ली से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके करिए, पॉल क्ली से अक्सर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पॉल क्ली पेपर में होते हैं। पॉल क्ली, तो ये कहाँ के कला आंदोलन थे? ये ब्लू राइडर के, अभिव्यंजनावाद के अंतर्गत ब्लू राइडर के कला आंदोलन थे। और इसके अन्य कलाकार है फ्रेंच मार्क, अगस्ट मैके, कांडेंस्की, लियोनेल फेंजिनर और ऑस्कर कोकोस्का, ये ब्लू राइडर के कलाकार हैं। फिर हम आते हैं घनवाद पे। घनवाद के कलाकार है घनवाद के कला घन पहले बात हम घनवाद का समय पीरियड, जिसे इंग्लिश में क्यूबिज्म बोलते हैं, इसका समय पीरियड 1907 से लेके 25 था। और ये किस देश में चला था? तो ये भी फ्रांस में चला था। अब इसके कलाकार कौन कौन से? पिकासो, घनवाद के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? पिकासो माने जाते हैं। और घनवाद के कितने? 2 पार्ट थे, संश्लेषणात्मक घनवाद, विश्लेषणात्मक घनवाद। पिकासो के अलावा और कौन कलाकार थे? ब्राक थे, जॉन वान ग्रीस थे और फर्नालेजे थे, ये घनवाद के कलाकार थे। फिर हम आते हैं भविष्यवाद, जिसे हम कहते हैं फ्यूचरिज्म। भविष्यवाद जो समय पीरियड कहाँ चला था? ये यहाँ से देखिए, इसको कहते हैं हम अल्पकालीन कला प्रवृत्तियां। एक सेकेंड, ये क्या है? भविष्यवाद। भविष्यवाद को हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कुछ कला आंदोलन है जिसको हम लोग कहते हैं अल्पकालीन अल्पकालीन कला प्रवृत्तियां, जो ये बहुत ही छोटे छोटे समय पीरियड में चला था। और यहाँ से एलटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, ये अल्पकालीन कला प्रवृत्तियों से। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर दूं, अब डार्क दिख रहा है। भविष्यवाद ये क्या है? भविष्यवाद जिसको हम कहते हैं अल्पकालीन कला प्रवृत्तियां। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एलटी का उठाइए, यहाँ से अल्पकालीन कला प्रवृत्तियों से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ मैचिंग में पूछे गए हैं। मैचिंग में भी क्वेश्चन तो वो एक होते हैं, लेकिन उसमें 3 ऑप्शन होता है। तो हम भविष्यवाद की बात कर रहे हैं। भविष्यवाद का समय पीरियड क्या है? 1909 से लेकर 1917 है। और ये कहाँ चला था? ये इटली में चला था।
इटली में। भविष्यवाद इटली का कला आंदोलन है और इसका समय पीरियड 9 से 17 है। इसके कलाकार हैं फिलिप्पो तोमसो मारिनेत्ती, अल्बर्टो बोच्चियानी, जियाचामो बल्ला, जियो सेवरिनी, कार्लो कारा और रुसोल्लो। ये यहाँ के कलाकार मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और इन सारे कलाकारों से क्वेश्चन बस ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भविष्यवादी है, और फिलिप्पो तोमसो मारिनेत्ती दे दे या ये दे दे निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भविष्यवादी नहीं है। एक कलाकार उठा के दे दे फर्नालेजे को घर्मवाद का, और दे दे 3 कलाकार यहाँ का, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये कलाकारों का नाम, समय पीरियड और कंट्री याद रखिए। फिर हम अल्पकालीन कला प्रवृत्तियों में आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाद कौन सा है? रश्मिवाद है, जिसे हम किरणवाद कहते हैं। और इसी रश्मिवाद किरणवाद नाम याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन रश्मिवाद से पूछे, किरणवाद से पूछे या रेयोनिज्म से पूछ ले। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहीं से हम यहाँ घनवाद पे पढ़ते हैं 3D। ये क्या है? ये 3D आयाम है, क्यूबिज्म। लेकिन जो रश्मिवाद आया, यहाँ के कलाकारों ने कौन से चतुर्थ आयाम यानी 4D की अभिव्यक्ति की। तो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन से कलाकार ने चतुर्थ आयाम 4D की अभिव्यक्ति की थी? तो रश्मिवाद के कलाकारों ने किया था। और ये कहाँ पे चला था? तो ये मास्को रूस में चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मास्को रूस में चला था। और इस कला समय पीरियड क्या है? 1910 से लेके 1920। यहाँ के कलाकार है मिखाइल लारियानो, नटालिया सेवेरिना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आते हैं सुरीलवाद पे। सुरीलवाद जिसे ऑर्फिज्म कहते हैं। क्वेश्चन पूछ ले ऑर्फिज्म किसे कहते हैं? ऑप्शन में सुरीलवाद दे दे, सर्वोच्चवाद दे दे, संरचनावाद, भंवरवाद। तो ऑर्फिज्म सुरीलवाद को कहते हैं। अब सुरीलवाद किस देश में चला था? तो फ्रांस में चला था। समय पीरियड की बात करें तो 1910 से लेके क्या कितना था? 13 था। फिर हम बात करें यहाँ के कलाकार, तो यहाँ के कलाकार रॉबर्ट डिलोने, सोनिया डिलोने, जो हस्बैंड वाइफ थे। फिर नेक्स्ट है आगे के कलाकार कुपका, मार्शल रशेल और राइट करके कलाकार थे। इन लोग को जब हम डिटेलिंग में जाएंगे तो इनको पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं सर्वोच्चवाद की। सर्वोच्चवाद जिसे सुपरलिज्म कहते हैं, सुपरमेटिज्म कहते हैं। इसका समय, ये हम अल्पकालीन कला प्रवृत्तियां पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए बहुत छोटा छोटा, ये 13 है, बहुत कम समय के लिए है। सर्वोच्चवाद, सर्वोच्चवाद का समय पीरियड 1913 था। और ये किस देश में चला था? ये भी मास्को रूस में चला था, मास्को रूस में। और इसके कलाकार कौन थे? काजिमीर मालेविच। यहाँ से क्वेश्चन बनता है काजिमीर मालेविच से। फिर हम आते हैं संरचनावाद पे। संरचनावाद का समय पीरियड क्या हो जाएगा? 1913 इसका भी हो जाएगा, जिसका अन्य नाम निर्माणवाद भी है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। ये कहाँ का है? तो ये रूस का है। अब यहाँ के कलाकार कौन है? यहाँ के कलाकारों का क्या नाम है? व्लादिमीर टैटलिन, लाजलो मोहालनागी, अलेक्जेंडर कार्ल्डर। यहाँ के जो अलेक्जेंडर कार्ल्डर हैं, इन्होंने काइनेटिक मूर्ति शिल्प के क्या जन्मदाता माने जाते हैं, पितामह माने जाते हैं। फिर नाम गैबो है, एंटिन पेप्सनेर है और आर्की पेंको है। फिर हम आते हैं किस पे? भंवरवाद पे। भंवरवाद, भंवरवाद जिसे वर्टिज्म कहते हैं, वर्टिज, इसका समय पीरियड क्या होगा? 1914 हो जाएगा। और ये कहाँ चला था? ये इंग्लैंड में चला था। कहाँ पर? इंग्लैंड में चला था। और इसके कलाकार कौन होंगे? इसके कलाकार पर्सी विंडम लेविस और एजरा पॉन्ड, 2 कलाकार यहाँ से हैं। फिर हम आते हैं दादावाद पे। दादावाद का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा और बहुत अच्छे से सुना है। दादावाद, दादावाद में जिसको अन्य नाम क्या है? डैडिज्म कहते हैं। इसी को एंटी आर्ट कहते हैं, एंटी आर्ट कला विरोधी कला कहते हैं, कला विरोधी आंदोलन। क्यों? दादावादियों का क्या था कि कुछ भी कलाकारों को अपने हिसाब से बस बना के लाकर उनको पेश करना था। अब है इसके कलाकार कौन है? मार्शल डुन्सेप है, फ्रांसिस पिकाबिया है, जीन हार्स आर्प है, मैनरे है, मार्क एंसर्ट है, मार्शल जानको है, हिगोबाला है और ट्रिस्टन टजारा है। फिर नवलचीलवाद आता है। नवलचीलवाद का समय पीरियड क्या है? 1910 से लेके 31 है। ये भी कहाँ चला था? हॉलैंड में चला था। फिर उसके बाद हम विशुद्धवाद प्योरिज्म पे पहुंचते हैं। विशुद्धवाद प्योरिज्म जिसका समय पीरियड 1918 से 28 था। ये कहाँ चला था? ये भी फ्रांस में चला था। अब इसके कलाकार कौन है? जिसको हम ली कार्बूजियर स्थापत्यकार पढ़ते हैं, यही इनके कला आंदोलन के संस्थापक है। ली कार्बूजियर, अमेदी ओजोन कांट और लिपस्टिड जैकोब। फिर है हम आते हैं बॉहाउस पे। बॉहाउस से क्वेश्चन बनते हैं। बॉहाउस क्या है? इसका
इसका समय पीरियड 1919 है और ये जर्मनी में चला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कला आंदोलन है। इसका अर्थ है ऐसा घर बनाओ, ऐसा घर जहां चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब चित्रकला मूर्तिकला वाले अलग हो गए, तो ये लोग आए, इन्होंने क्या कहा, ऐसा घर बनाते हैं जो चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला तीनों एक ही के घर, एक ही अंदर हो जाए। फिर हम आते हैं अति यथार्थवाद पे, जिसका नाम है इंग्लिश नेम सररियलिज्म, जिसका समय पीरियड 1921 से लेकर 1942 तक चला था। कहाँ चला था, तो फ्रांस में। यहाँ के कलाकार हैं सल्वाडोर डॉली, जॉन मीरो, मार्क एंसर्ट, मैनरे, आंद्रे मेसो, रेनी मैग्रेट, पियर राय, हांस जीन आप और ईव तांगवी, यहाँ की ये कलाकार हैं। फिर हम बात करते हैं ऑप्टिकल कला की। ऑप कलाकार, फिर हम अमूर्त अभिव्यंजना पे आते हैं। ये बहुत छोटे हैं, छोटे कलाकार हैं, 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कोबरा है, पॉप है, नव यथार्थवाद है, कंप्यूटर कला है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ऊपर से पूछता है, लेकिन पूछता है। अब हम अपने उस पर चलते हैं। एक सेकेंड वेट करिए जरा, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सब सिलेबस में हम सबसे पहले क्या देखा था, प्रागैतिहासिक काल। तो हम शुरुआत करते हैं किस चीज की, प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल क्या है देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला कौन सी है, हम यूरोप की नहीं, वेस्टर्न की पढ़ रहे हैं, पश्चिम की कला पढ़ रहे हैं, पश्चिम की। हम पहले ही बताए हैं यूरोप की कला क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूरोप सिर्फ एक महाद्वीप है। जैसे हम कहेंगे हम एशिया की कला पढ़ रहे हैं, तो एशिया की कला, वैसे यूरोप की कला भी है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पश्चिम की कला। तो अब हम यूरोप की कला वेस्टर्न आर्ट में देखेंगे। यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला है, यूरोप की प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला है, वो कहाँ की है, उसको लुबाक महोदय जो थे, कब थे, 1863 ईस्वी में, कितने, 3 पार्टों में डिवाइड किया था। जो हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तो सभी जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में, पूरा, मध्य, नव पाषाण। लेकिन क्या इसको कोई जानता है कि इसको डिवाइड करने वाला इंसान कौन था, तो उनका नाम था लुबाक महोदय। और कब उन्होंने किया था, तो उन्होंने इसको किया था 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फिर हम इसको पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसको कहते हैं पेलियोलिथिक एज, जिस और मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं, नव पाषाण काल जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं। पेलियोलिथिक एज को ही मेगालिथिक एज कहते हैं, तो इसका नाम याद रखना पूरा पाषाण काल को। और अगर जो भी क्लास लेगा वो ये सारे ना टाइप किए हुए नोट्स मिलेंगे, वो अभी डेमो क्लास है इसलिए मैं इसी पे पढ़ाते रही हूँ। पूरा पाषाण काल जिसको क्या कहते हैं, पेलियोलिथिक एज या मेगालिथिक एज कहते हैं, इसका समय पीरियड क्या है, 30,000 से लेके 15,000 और 35,000 से 18,000 बीसी है। लेकिन यहाँ पे 2 टाइम पीरियड क्यों लिखा है, ये दोनों टाइम पीरियड इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ कुछ पुरातत्ववेत्ताओं के बीच में मतभेद है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग है। ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो यही सेम भी नहीं होगा, नियरेस्ट होगा। तो हमें 35,000 से लेके देखना है कि या तो 18,000 तक या 30,000 से लेके 15,000 तक। फिर हम मध्य पाषाण काल में आते हैं जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं। इसका समय पीरियड अगर 18,000 से मानेगा तो 7,000 मानेगा, और यहाँ का 15,000 लेगा तो 10,000 बीसी मानेगा। फिर हम नव पाषाण काल पे आते हैं जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं। वो क्या है, 7,000, इसमें ये देखेंगे तो 7,000 से लेके 2,000, और ये वाला देखेंगे तो 10,000 से लेके 5,000 बीसी है। फिर है गोविंद चंद पांडे ने कहा, वे एक पुरातत्ववेत्ता थे, उनका क्या नाम है, गोविंद चंद पांडे ने कहा है कि प्रागैतिहासिक और इतिहास, मतलब हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को कितने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय में कोई भी पर्सन यहाँ पढ़ा लिखा नहीं था, यहाँ कोई भी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ के लोग पूरी तरह से क्या थे, निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए यह प्रागैतिहासिक है, यानी ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। अब जो आद्य ऐतिहासिक कला की बात आती है, आद्य ऐतिहासिक कला आद्य यानी आधा क्यों है, क्योंकि वहां के लोग तो सभ्य तो थे, पढ़े लिखे भी थे, लेकिन वो कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे, कौन सी लिपि में लिखते थे, वो आज के जो पुरातत्ववेत्ता है, खोजकर्ता है, वो अभी तक नहीं जान पाए हैं, इसीलिए उसको
आधा इतिहास, आधे इतिहास में रखा गया है और इस पे आज भी काम चल रहा है। जिस दिन पुरातत्ववेत्ता लोग जो है वो आद्य ऐतिहासिक की लिपि को पढ़ लेंगे, वो लिपि क्या हो जाएगी, सिर्फ दो काल बन जाएगा, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। तो यहाँ कह रहे हैं, गोविंद चंद पांडे ने कहा है कि प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच की बस एक ही विभाजक रेखा है। क्या है ये विभाजक रेखा? इसके पहले के लोग अनपढ़ थे, निरक्षर थे, और इनके इधर के लोग क्या थे, साक्षर थे। तो ये बता रहे हैं साक्षरता ही क्या है, प्रागैतिहासिक और इतिहास के मध्य की एक विभाजक रेखा है। आदि मानव के उपकरण ही यांत्रिक और औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है। आज के समय में या बाद में, उस समय से जो यांत्रिक और औद्योगिक वो हुआ है, उपकरण चला है, वो किसका? आदि मानव से ही शुरुआत है। आदि मानव ने ही क्या कर दिया था, वो औद्योगिक और उपकरण की शुरुआत कर दी थी, उसी से प्रगति होते चली गई। फिर लेखन की बात आती है कि जब हम लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, कुछ लेखन नहीं था, तो अपने भावों की अभिव्यक्ति कैसे करते थे? तो लेखन से पूर्व क्या था? आलेखन। जब लिखना नहीं जानते थे कोई भी, तो लेखन से पूर्व क्या थी? आलेखन थी। यानी जब लिखाई नहीं थी, तब लिपि नहीं थी, उस समय भी क्या थी? चित्रकला थी। लेखन से पूर्व आलेखन ही विचारों के आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन यानी संचार का साधन क्या था? तो लेखन से पूर्व आलेखन ही विचारों के आदान प्रदान का माध्यम था। यूरोपीय प्रगति, अब यूरोप की जो प्रागैतिहासिक कला है, उसको हम किस बात में देखते हैं? संस्कृति के रूप में कितने? चार भागों में किसने बांटा था? ब्रुइल महोदय ने। यूरोप की प्रागैतिहासिक काल को, पूरे यूरोप को, चित्रकला की बात नहीं की जा रही है यहाँ, पूरे यूरोप की बात की जा रही है कि जो पूरा प्रागैतिहासिक है, उसको अगर उसकी संस्कृति को डिवाइड किया जाए तो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से चार पार्ट में? आर्गिनेशियन, पेरिगार्डियन, सेल्यूट्रियन और मैग्दीनियन। आर्गिनेशियन का समय पीरियड 3500 से 2700, पेरिगार्डियन का 27,000 से लेके 18,000, सेल्यूट्रियन का 18,000 से 15,000 और मैग्दीनियन का 15,000 से लेके 10,000। फिर इसके बाद हेनरी ब्रूल महोदय आए हैं, उन्होंने क्या किया? इन दोनों पार्टों को दो दो करके एक बना दिया, इन दोनों को जोड़ के एक बना दिया और इन दोनों को जोड़ के एक। तो कला की दृष्टि से आर्गिनेशियन, पेरिगार्डियन हो गया, सेल्यूट्रियन और मैग्दीनियन हो गया। जो चार था उसको हेनरी ब्रूल ने क्या कर दिया? दो बना दिया। हेनरी ब्रुइल ने कला की दृष्टि से, अभी हम इससे पहले किस दृष्टि से पढ़े हैं? सांस्कृतिक दृष्टि से पूरा। तो हेनरी ब्रुइल महोदय ने कला की दृष्टि से हिम युग को यानी प्रागैतिहासिक काल के दो दो वर्गों को मिलाकर दो भाग बना दिए, आर्गिनेशियन, पेरिगार्डियन, सेल्यूट्रियन, मैग्दीनियन। 35,000 से 20,000 बीसी, सेल्यूट्रियन, मैग्दीनियन 20,000 से लेके 10,000 बीसी। कला की दृष्टि से ये वाला इंपॉर्टेंट है, और इसको डिवाइड करने वाले जो पुरातत्ववेत्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गिनेशियन, पेरिगार्डियन देखते हैं हम। मानव ने सर्वप्रथम रूप का साक्षात्कार, जो रूप बनाने की शुरुआत हुई है, मानव ने रूप का साक्षात्कार सबसे पहले कहाँ से किया था? उभरी हुई चट्टानों से किया था। जो चट्टानों में जो उभरी हुई रेखाएं होती थी, थोड़ा बाहर निकली हुई रहती थी चट्टान, उबड़ खाबड़ उभरे हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं। तो जहां पे उभार होता था, उसी उभारों को देखकर मानव ने सोचा कि अगर ये उभर सकता है तो हम लोग भी तो कुछ उभार के बना सकते हैं। तो उस रूप का साक्षात्कार चट्टानों से, उभरी हुई चट्टानों से होता था। उस समय केवल कैसे? हाथ के और पैर के छापे। और हाथ के और पैर के छापे कैसे लिए गए? जैसे मनुष्य क्या करता था? पैर मिट्टी पर चलता था, कहीं की मिट्टी हो सकता है कि गीली हुई, तो जहां पे बारिश हुई, तो जहां पे मनुष्य ने गीली मिट्टी में पैर रखा, तो जब पैर रखा तो वहां क्या हो गया? उसके पैर के निशान बन गए। तो वहां से कुछ समय बाद उसके माइंड में आया कि यहाँ से ये पैर के निशान। तो और हाथ के छापों का, मान लीजिए मनुष्य ने क्या किया? किसी भी जानवर को मारा, तो उस जानवर के लिए उसके हाथ में ब्लड लगा, तो उस ब्लड को लगा हुआ उसने क्या कर दिया? दीवार पे ऐसे हाथ रख गया, तो जैसे उसके हाथ में ब्लड लगा था, वो एज इट इज कैसे? दीवार पर या चट्टानों पर लग गया। तो उसी पैर के छाप को देखकर और हाथ के छाप को देखकर उसके मन में क्या आया? उसके मन में आया कि छापा, हम ऐसे छाप बना सकते हैं। तो इस समय क्या? हाथ के और पैर के छाप तथा काले रेखांकन। काले रेखांकन का मतलब था कि मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। जब आग की खोज की थी तो उसमें लकड़ी जो जलाता था, जो लकड़ी ठंडी होने के बाद कोयला बनती थी, उसी कोयले से जब उसने चट्टानों पे खिंचाया तो उसको लगा कि ये तो चल रहा है, तो उसी से सिर्फ क्या किया? काले रंग की रेखांकन प्राप्त हुई। और उंगली से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, उंगलियों से कोयला को पीस के या ब्लड से या जानवरों की चर्बी से, सिर्फ उंगली से क्या किया? ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं सिर्फ बनाई।
फिर उसके बाद आते हैं हम अल्तामीरा पे। अल्तामीरा गरगास, दो गुफाएं ऐसी हैं जिसमें फीते के समान यानी ऐसी मोटी, ऐसी इसको पूरा ऐसे कर दें, मोटी रेखाएं फीते के समान मिली है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं प्राप्त। तो याद रखना है कि कौन कौन सी गुफाओं से, अल्तामीरा गुफा से और गरगास गुफा से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं प्राप्त है, किसके समान, फीते के समान है। फिर आकृति के रूप में, आकृति की बात करें, आकृति के रूप में प्रारंभ में केवल पशु मुंड ही चित्रित किए गए, सिर्फ पशुओं के सर ही चित्रित किए जाते थे और उनके शरीर को नहीं चित्रित किया जाता था। प्रारंभ की बात करते हैं। इसके बाद तुलिका द्वारा रंगीन पशु रेखा चित्रों का विकास हुआ। उसके बाद जब ब्रश का कॉन्सेप्ट आया, ब्रश का कॉन्सेप्ट कैसे आया, किसी भी नरकुल का या किसी भी चीज की ऐसी लंबी सी पेड़ की छाल ले लेते थे और उसको आगे से क्या कर देते थे, ईंटे से या पत्थर से कूच देते थे, वहीं से वो क्या बनाया, अपनी तुलिका बनाए और उसी को रंगों में मिलाकर क्या कर दिया, कलर करने लगे। वहीं से क्या हुआ, रेखा चित्रों के अलावा रंगीन पशु चित्रों का भी आविष्कार हुआ। अभी तक सिर्फ बाह्य रेखाओं को ही रंगीन, अभी तक ही जैसे बाह्य, जैसे मान लीजिए हमने ये फ्लावर बनाया तो ये क्या है, बाह्य रेखाएं ना, इसी को क्या करते थे, सिर्फ कलर से बनाते थे। लेकिन उसके बाद जब कुछ समय लोग आगे बढ़े, सभ्य हुए, तो अभी तक सिर्फ बाह्य रेखाओं को ही रंगीन बनाया, लेकिन धीरे धीरे पशुओं में भी, जो पशु बनाए उसके अंदर भी रंग भरे जाने लगे। और दुरंगे चित्र, जो अभी तक सिंगल रंग से आउटलाइन होती थी, जब सिंगल रंग से आउटलाइन करने के बाद अंदर दूसरा रंग भरने लगे तो वो चित्र क्या कहलाया, वो दुरंगे चित्र कहलाया। तो दुरंगे चित्र की भी उत्पत्ति हो गई। इस समय, जिस समय की हम आर्गिनेशियन पेरिगार्डियन की बात कर रहे हैं, इस समय विकृत परिप्रेक्ष्य, मतलब जो चित्रकार थे वो परिप्रेक्ष्य तो दिखाने की कोशिश करते थे, मतलब जानवर पीछे घूम रहा है या जानवर सर उठाए है, ऐसे घुमाया है, तो वो क्या करते थे, परिप्रेक्ष्य तो बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें विकृति आ जाती थी कि एक जानवर को देखिए, जब वो सर घुमाएगा तो उसकी बॉडी पूरी ऐसे सामने को होगी लेकिन सर पीछे होगा। लेकिन उसमें क्या करते थे, जब वो लोग बनाते थे तो सर पीछे तो घुमा देते थे, लेकिन जो बॉडी सामने होती थी उसमें पैर भी घूम जाता था। तो इस काल में विकृत परिप्रेक्ष्य उदाहरण का स्वरूप सींगों का अंकन पार्श्व मुद्रा में, सींग का अगर चेहरा पीछे है, सर मुंड पीछे है, तो सींग भी तो पीछे ही होनी चाहिए, लेकिन सींग को क्या कर देते थे, ऐसे सामने की ओर कर देते थे। तो सींगों का क्या, पार्श्व मुद्रा में क्या, उंगलियों के द्वारा बनाई गई प्राचीनतम रेखा, जो उंगलियों से सबसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उंगलियों के द्वारा बनाई गई प्राचीनतम रेखा कहाँ से मिली है, तो फ्रांस की कौन सी गुफा से, रूफीनाक। यहाँ हमने अभी ऊपर बात किया है कि उंगली से फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखा अल्तामीरा और गरगास की से बनाई गई, लेकिन हम नीचे बोल रहे हैं प्राचीनतम की बात। प्राचीनतम का मतलब है कि अल्तामीरा और गरगास से भी पुरानी रेखाएं कहाँ से मिली है, रूफीनाक से। ये एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, किस एग्जाम में पूछा गया था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पूछा गया था। फिर है सेल्यूट्रियन मैग्डेनियन युग। सेल्यूट्रियन मैग्डेनियन, इस युग में सेल्यूट्रियन का कोई भी, अब यहाँ बात सेल्यूट्रियन की कर रहे हैं कि कोई भी चित्र प्राप्त नहीं है। फिर अब हम बात करते हैं किसकी, मैग्डेनियन युग की। सर्वाधिक, मैग्डेनियन में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ चित्र कहाँ के, मैग्डेनियन युग के प्राप्त हुए हैं। इस काल में पशु की त्वचा, मतलब पशु की जो त्वचा बनाई गई थी उसमें रोए, रोम को भी इतना बारीकी से अंकन किया गया कि रोए को भी दिखाया गया, तुलिका के द्वारा, ब्रश के द्वारा। दुरंगे जो चित्र बनते थे, आउटलाइन के अलावा अंदर कलर दूसरा भरा जाता था, अब वो क्या हो गए थे, बहुरंगी बदल गए थे। एक जानवर में कई कलर का प्रयोग किया जाने लगा था और इसका कला का चरम विकास यहीं पे मैग्डेनियन युग में दिखा है। इस काल, अभी तक जो विकृत परिप्रेक्ष्य होता था, विकृत परिप्रेक्ष्य क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अब चित्र एकदम प्रॉपर बनने लगे थे। यूरोप के प्रागैतिहासिक कला का प्रमुख केंद्र क्या था, फ्रांस और स्पेन था। चित्रों को उत्कीर्ण करने के लिए कौन सा चकमक, जिसे फ्लिंट कहते हैं इंग्लिश में, पत्थर का प्रयोग करते थे। जैसे ये हमारी चट्टान है, इस पे चकमक पत्थर को ऐसे नुकीला बना लेते थे और उससे इस पे क्या करते थे, उत्कीर्ण करके चित्रकारी बना करते थे। फिर है पूर्व पाषाणकालीन गुफा। पूर्व पाषाणकालीन गुफा कौन सी है, जब पाषाण काल के से भी पहले की, यानी पूरा पाषाण काल की। इसमें पशु चित्र विशेष उल्लेखनीय है, जैसे दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। अब दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की बात करें और उत्तरी स्पेन में कौन सा माध्यम था, पत्थरी गुफाएं चूना पत्थर में थी, और उस चूना पत्थर की गुफाओं के छतों पर और भित्तियों पर, भित्ति यानी दीवारों पर, भित्ति यानी दीवार और छत, या तो छत तो होते ही हैं, तो यहाँ भी चित्र बने, यहाँ भी चित्र बने। तो इस दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन में चूना पत्थर की गुफाओं में छतों और भित्तियों पर चित्र बने। अब ओवर मायर नाम के एक पुरातत्ववेत्ता थे और बर्किट थे। ओवर मायर और बर्किट दोनों ने क्षेत्रों के चित्रों को, मतलब कौन सा क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और
उत्तरी स्पेन, यानी जैसे मान लीजिए ये स्पेन है, हम मानते हैं एक ये स्पेन है, स्पेन के 4 पार्ट डिवाइड किए, ये क्या हो गया, पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो हम ये क्या बात कर रहे हैं, उत्तरी स्पेन की बात करें, तो मान लीजिए इस पोर्शन को ले लीजिए, ये पोर्शन क्या है आपका, ये उत्तरी स्पेन है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक मानव रहते थे। अब उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की बात कर रहे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये 4 दिशाएं यहाँ पे भी हो गई। अब हम यहाँ फ्रांस बना रहे हैं, कौन सा, ये कौन सा है, पश्चिम ये है, दक्षिण ये है, तो ये पार्ट हमने बनाया फ्रांस का ये। तो अब देखिए ये दोनों चीजें क्या हो गई, मिली हुई है ना, फ्रांस की दक्षिण पश्चिमी वाला हिस्सा और स्पेन का उत्तरी हिस्सा क्या है, मिला के यहाँ प्रागैतिहासिक मानव रहा करते थे। तो ओवर मायर और बर्किट महोदय जब आए तो इन्होंने देखा कि फ्रांस का दक्षिणी पश्चिमी भाग और स्पेन का उत्तरी भाग में प्रागैतिहासिक मानव रहते थे, इन दोनों को मिला के इन्होंने क्या नाम दे दिया संयुक्त रूप से, अगर फ्रांस नाम देते तो फ्रांस कहलाता, स्पेन नाम देते तो स्पेन कहलाता, तो दोनों को मिला के फ्रैंको कैंटाबेरियन दे दिया। तो अब ये जब नाम आता है कि फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफाएं आती हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन की मिक्स गुफाएं कहाँ आती हैं, फ्रैंको कैंटाबेरियन में आती है। अब इस क्षेत्र का मतलब है ये पूरे फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र में लगभग 120 कला केंद्रों में विषय की जानकारी है, जिसमें स्पेन की कौन सी, अल्तामीरा गुफा। अब इसमें अल्तामीरा जो गुफा है विश्व की क्या है, सबसे प्राचीनतम गुफा है। अब हम स्पेन की दक्षिण पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ उत्तरी स्पेन की कुछ गुफाओं, अब यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्पेन की फ्रांस की नहीं है, और ये सारे दे दे, एक दे दे, तो अल्तामीरा, पिंडाल, कोवलानास, सेंटियन, ये याद करिए स्पेन की ये सारी गुफाएं, अल्तामीरा, पिंडाल, कोवलानास, सेंटियन, एल कैसिलो, ला पेसिगा, लॉस कैसरोस और ला पिलेता, ये क्या है, स्पेन की गुफा, जिसमें से अल्तामीरा, पिंडाल आप लोग पढ़े होंगे, बाकी कोवलानास भी पढ़े, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेलिंग पढ़ी जाती है, बाकी इनका सिर्फ नाम याद कर लीजिए किसके नाम से, कि ये क्या है, स्पेन की गुफाएं हैं। अब हम आते हैं अल्तामीरा गुफा पे, ये क्या है, सबसे प्राचीनतम गुफा है उत्तरी स्पेन की। और उत्तरी स्पेन कहाँ है, ये यूरोप महाद्वीप में है, उत्तरी स्पेन, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस दोनों किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल में जब हम पहली लाइन पढ़े थे तो हम पढ़े यूरोप की प्रागैतिहासिक कला, लेकिन जब हम पूरे संपूर्ण बात करेंगे ओवरऑल लास्ट सिलेबस तक, तो हम यूरोप की कला नहीं बोल के हम वेस्टर्न आर्ट बोलेंगे, पश्चिम की कला बोलेंगे। खोज की बात करें तो 1879 को किसने, मारिया सातुओला द्वारा खोजा गया था, और इसका समय पीरियड देखा जाए तो 12,000 बीसी है। और कहाँ की, यहाँ से क्वेश्चन, इतने से तो जरूर क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से बन जाते हैं कि ये 12,000 की है, उत्तरी स्पेन की है, और 1879 को मारिया सातुओला द्वारा खोजी गई थी, और विश्व की प्राचीनतम गुफा है। यह उत्तरी स्पेन में स्थित है, इस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा सर्वप्रथम चित्र प्राप्त है 1869। यहाँ बात हम 79 की कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम 69 के बारे में जानना चाहते हैं। 69 में इस गुफा में प्रवेश द्वार का पता, 69 में इसके प्रवेश द्वार का पता एक शिकारी जिसे मानव शास्त्री कहते हैं, ये एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि स्पेन के अल्तामीरा को किसने खोजा था, तो ऑप्शन में शिकारी और ब्रैकेट में मानव शास्त्री दिया था, तो किसने, शिकारी मानव शास्त्री को लगा था। किंतु उसके 10 वर्ष बाद, उसके 10 साल बाद 1879 को पुनः एक व्यक्ति आया, मार्सिलोने दी सातुओला, अपनी कितनी 12 या 10, उसकी कितने साल की पुत्री थी, कहीं पे 12 लिखा रहता है, कहीं 5 लिखा रहता है, कहीं 8 लिखा रहता है, ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा आप लोग, वैसे मोस्टली ऑथेंटिक बुक में 12 दिया है। एक व्यक्ति मार्सिलोना दी सातियोला ने एक गुफा में उत्खनन किया, और क्या किया, उसको उत्खनन करके उसमें प्रवेश किया, और उसकी पुत्री मारिया दी सातुओला ने उसकी छत पर चित्र देखे। क्यों देखे, क्योंकि वो जो चित्र, गुफा की ऊंचाई थी वो 6 फीट से ज्यादा नहीं थी, और जो मारिया दी सातुओला था उसका सर ही यहाँ तक आया, तो वो सर को ऊपर करके कैसे देखेगा, लेकिन जो उसकी पुत्री थी वो बस यहीं तक आई थी, तो वो ऊपर नीचे हर जगह देखती चली, तो उसको चित्र दिखाई पड़ा, तो उसने अपने पिता को चित्र दिखाया, तो उसके पिता ने उस चित्र को क्या, लेट कर देखा था।
मार्सिलोना दी सातुओला ने गुफा में उत्खनन किया और 12 वर्षीय पुत्री मारिया सातुओला ने गुफा के चित्र पे देखा और क्या कहा। मार्सिलोना दी सातुओला ने इस गुफा की छत को क्या कहा, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम कह के पुकारा कि ये रूफ क्या है, इस ग्रेट हॉल की ये रूफ है जिस चित्रित है। फिर इस गुफा में रंगीन चित्र संभवतः 12,000 बीसी के मिले, इसीलिए इसका समय पीरियड ये माना जाता है। अब सब सर्वश्रेष्ठ कौन सा पीरियड था, मैग्दीनियन युग, और इसी के समय की यह गुफा चित्र मिले हैं। यह गुफा किससे है, तो माध्यम पूछे चूना पत्थर से है। यह गुफा लगभग कितने 300 गज में फैली है एवं शैल चित्र प्रवेश द्वार पर लगभग 30 गज भीतर प्राप्त होते हैं तथा गुफा 100 मीटर क्या है, लंबाई देखेंगे तो 100 मीटर है और पूरा ओवरऑल देखेंगे तो 300 गज में फैली है। और अंदर की जो भित्ति है जो प्रवेश द्वार की वो कितनी 30 गज है भीतर। नेक्स्ट है गुफा की छत के चित्र सबसे सुरक्षित अवस्था में, जो इसके छत के चित्र हैं, दीवारों के चित्र नष्ट हो गए लेकिन छत के चित्र सबसे सुरक्षित अवस्था में, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल। अब सिस्टाइन चैपल क्यों कहा गया इसको, देखिए जब सबसे पहले खोज हुई थी तो प्रागैतिहासिक काल की खोज जब हुई तो उस समय पहले रिनेसा वगैरह सबके सामने था। रिनेसा में सिस्टाइन चैपल को बहुत अच्छे से पढ़ा जा चुका था। और सिस्टाइन चैपल क्यों प्रसिद्ध है, अपने छतों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो जब यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की खोज हुई और यहाँ पे चित्र देखे गए तो इसको क्या कहा, प्रागैतिहासिक। इतना सुंदर बताया इसको, उस समय उस काल के समय आज के पुरातत्ववेत्ता ने खोजा था और उस समय के लोगों ने जो चित्र बनाया तो ये क्या था, प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल था। उस समय ये इतना सर्वश्रेष्ठ रहा होगा। यहाँ पर 150 चित्र मिले हैं टोटल और 150 में कितना 25 बहुरंगी चित्र मिले हैं। इस चित्र में गेरू बादामी काले रंग के चित्र है तथा चित्रों में लाल रंग की अधिकता है। गेरू रंग की अधिकता प्रागैतिहासिक काल में हर जगह है, चाहे वो भारत हो या वेस्टर्न हो। इस गुफा की गीली दीवार पर हाथ की उंगलियों से बनाई गई टेढ़ी मेढ़ी फीते के समान रेखाएं प्राप्त है और इसमें भी क्या पशु आकृति होने का आभास किया गया है। पशु चित्रों में प्रायः बाइसन जिसे जंगली भैंसा कहा गया है, जबकि कुछ चित्रों में रंगों के चूर्ण कहाँ पर, दीवार में, जैसे जिसे हम आज के समय में स्प्रे कहते हैं, स्प्रे माध्यम कहते हैं ना, उस समय क्या किया जाता था, हाथ में रंगों का चूर्ण लिया जाता था और फूंक मार दिया जाता। जैसे ये दीवार है इसमें हमने यहाँ पे कुछ चीजें लगा दी गीला और हाथ से रंग को लेके फूंक मार दिया तो ये जो गीली दीवार है चिप जो यहाँ पे कुछ लगा है तो ये क्या है, रंग यहाँ क्या हो गया, पेस्ट हो गया, चिपक गया। तो वो क्या कौन सा माध्यम बन गया, स्प्रे माध्यम बन गया। तो इस चित्रों में क्या, चूर्ण दीवार पर हवा से फूंक दिया गया तथा चित्रों का विषय क्या था, पूरी तरह से चित्रों का विषय भारत की तरह यहाँ भी आखेट ही था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ के चित्र जो बने थे यथार्थ बने थे और गतिशील, जानवर जो थे वो भाग रहे थे और रियलिटी को देखकर ही चित्र बनाया गया था। यहाँ की छत पर बूमरेंग नामक आयुध मतलब हथियार या औजार होता है, तो कौन सा बूमरेंग नामक अंकित किया गया। भित्तियों के साथ गुफा की छत पर भी चित्रण हुआ है और 6 से 7 फीट यहाँ की ऊंची है। जब 6 से 7 फीट ऊंची है तो एक नॉर्मल मानव की ऊंचाई 6 या 7 ही तो होती है, तो वो क्या है, वो कभी छत को देख ही नहीं सकता है। यहाँ के चित्रों में जानवरों की चर्बी मिला के रंगों का प्रयोग किया था। जानवरों की चर्बी क्यों मिलाई जाती थी, जब उस समय ऑप्शन में सिर्फ इन लोगों के पास ये जानवरों को मार के खाते थे तो जो उनकी चर्बी निकलती थी उसी चर्बी को आग से क्या करते थे, मेल्ट करके उसमें रंग को मिला देते थे और दीवारों पे जब लगा देते थे तो वो पानी से या बहने से क्या होती थी, सुरक्षित होती थी, जिसे हम लोग आज के समय में वाटर प्रूफ कहते थे। तो उस समय में वाटर प्रूफ कैसे बनाया जाता था, जानवरों की चर्बी से रंगों को वाटर प्रूफ बनाया जाता था। यहाँ के अधिकतर चित्र मैग्दीनियन युग के हैं। 1985, ये याद रखिए 85 में यूनेस्को ने अल्तामीरा को विश्व विरासत में शामिल किया था। फिर यहाँ के चित्र हैं घायल वृषभ, आक्रमणकर्ता महिष जिसे चार्जिंग बाइसन कहते हैं, सांभर हिरणी जो 7 फीट 4 इंच ऊंची है, कुलाचे करता हिरण यानी हिरण की वेगपूर्ण आकृति यानी उछल रहा है, हिरण हमेशा उछलता ही रहता है, कुलाचे मारता रहता है, वेगपूर्ण आकृति है, जंगली अश्व। ये 3 चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बारहसिंगा एक सिंग वाला बकरा है, भेड़िया और वसुअर है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, स्पेन की जो अल्तामीरा गुफा है वो भारत की किसके समकक्ष है, तो पंचमढ़ी के। ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछा गया, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से अल्तामीरा फिनिश हो गया और आज की क्लास भी यहीं फिनिश होती है। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो। तो साथियों, आज की क्लास में हमने पश्चिम की कला की सिलेबस को समझा और भारत और पश्चिम की प्रागैतिहासिक कला के बारे में भी समझा।
अगर आपको क्लास यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और जो भी क्लास लेने में इंटरेस्टेड हो वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में आर्ट विज़न एकेडमी के साथ।